हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान रक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के नेट के पीवाईक्यू। इसमें अपन 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये है अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये पूछ रहा है कि जो बस ग्राफ गिवन है, जो मेरे पास ग्राफ गिवन है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। चार ऑप्शन गिवन है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है रिगार्डिंग द गिवन ग्राफ। ठीक है, तो देखो पहला कह रहा है कि जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट है कि यहाँ पे कितनी कवरेज हो रखी है। दूसरा कि एड्जॉर्प्शन हो रखा है, यहाँ पे मल्टीलेयर हो रखा है। यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो वेरी कर रही है मोनोटोमिकली विद कवरेज। ठीक है, और जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वेरी कर रही है एक्सपोनेंशियली विद कवरेज। देखो जो एक ग्राफ है, ये ग्राफ देखो किसका होता है, ये होता है अपना ग्राफ लैंगमिर आइसोथर्म। लैंगमिर आइसोथर्म, ठीक है, जो होता है अपना थीटा इज इक्वल टू KP 1 प्लस KP। थीटा इज इक्वल टू KP 1 प्लस में KP। तो ऑप्शन कह रहा है कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, या फिर मोनोटोमिकली डिपेंड करेगी, या फिर एक्सपोनेंशियल डिपेंड करेगी, या फिर अब्जॉर्प्शन इज मल्टीलेयर। तो अपना ऑप्शन ये तो वैसे इनकरेक्ट हो, क्योंकि जो लैंगमिर है ये बताता है अपना कि जो एड्जॉर्प्शन होगा वो होगा अपना मोनोलेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कैसे डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे कोई सरफेस होगी, अगर यहाँ पे सरफेस बाइंड कर जाता है कोई एटम, तो यहाँ पे सरफेस वैकेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट होगी कि बाइंड कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। मतलब कि जो आने वाला मॉलिक्यूल होगा उसके यहाँ बाइंड करने की टेंडेंसी है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो बाइंड करने बाद हीट रिलीज होगी, उसको जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी बाइंड हो चुका है वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को डज नॉट इफेक्ट। इसका मतलब जो अगर ये मॉलिक्यूल अपना ये अपकमिंग मॉलिक्यूल है, ये अगर आता भी है या बाइंड होता भी है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी कवरेज में है वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी वो भी इफेक्ट नहीं होगी बाय मॉलिक्यूल विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, कि मतलब कि पहले से कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2011 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे मेरे पास K2SO4 और एक KBr, दो मॉलिक्यूल गिवन है, और कह रहा है जो फ्लक्चुएशन वैल्यू है, फ्लक्चुएशन वैल्यू मतलब कि मिनिमम इसकी वैल्यू रिक्वायर फॉर द कोगुलेशन, वो थे फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो जो K2SO4 की फ्लक्चुएशन वैल्यू है वो है कम, मतलब कि फ्लक्चुएशन वैल्यू है किसकी, K2SO4 की, वो कम है। दूसरे में कह रहा है कि यहाँ पे CaCl2 एंड NaCl, तो यहाँ पे CaCl2 की फ्लक्चुएशन वैल्यू कम है कंपेरिजन टू NaCl। ये किसके लिए, फॉर सोल ए, ये है फॉर सोल बी। तो यहाँ पूछ रहा है कि सोल ए और सोल बी कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके रिगार्डिंग मेरे पास चार ऑप्शन गिवन है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो कि यहाँ पर K2SO4 एंड KBr, यहाँ पे पोटाशियम दोनों में कॉमन है। डिफरेंट कहाँ पर है, डिफरेंस अपना SO4 -2 अनाइन में, Br माइनस, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही फ्लक्चुएशन वैल्यू है वो कम होगी, मतलब कि हमें वो इलेक्ट्रोलाइट कम रिक्वायर्ड होगा फॉर द कोगुलेशन। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब तो यहाँ पे हमें ये कम रिक्वायर्ड होगा, इसका मतलब इसकी जो फ्लक्चुएशन वैल्यू है वो कम है। इसका मतलब
ये अगर यूज करेंगे, किसके यूज करेंगे अपन, पॉजिटिव सोल के लिए। इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब सोल ए कौन सी होगी, अपनी सोल ए पॉजिटिव होगी, अपनी सोल ए यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ठीक है, वही बात करें यहाँ पर CaCl2 NaCl, यहाँ पे कॉमन क्या है अपना Cl, यहाँ पे कॉमन क्या है Cl, और डिफरेंस कहाँ पर है Ca+2 एंड Na+। तो बताया मैंने चार्ज ज्यादा तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन वैल्यू कम, इसका मतलब Ca+2 का चार्ज ज्यादा, इसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कम है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, कोगुलेट बाय कंबाइनिंग विद नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे सोल भी कौन सी होगी, नेगेटिव, तो सोल भी नेगेटिव, सोल है अपनी पॉजिटिव। तो देख लो कहां पर अपना ऑप्शन मैच कर रहा है। सोल है नेगेटिव, इनकरेक्ट, बोथ सोल आर नेगेटिव, इनकरेक्ट, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2011 से, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे मेरे पास पूछ रहा है कि यहाँ पर जो लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोटोप है वो गिवन है, दैट इज इक्वल टू Kp 1 + Kp। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी गैस है, A2 गैस है मेरे पास, जो होती है डिसोशिएट, जो होती है डिसोशिएट, तो उसके लिए जो लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोटोप है वो क्या होगा, थीटा है, इस गैस के लिए क्या होगा, ये किसके लिए, ये फॉर मोनोटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, या फिर जो गैस डिसोशिएट ना होती हो। A2 अगर गैस डिसोशिएट हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोटोप क्या होगा, देखो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू √Kp 1 + √Kp, या फिर Kp इज इक्वल टू थीटा 1 - थीटा का स्क्वायर। ये होगी यहाँ पे लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोटोप फॉर ए डिसोशिएटिव गैस। इसका मतलब अपना ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। थीटा इज इक्वल टू Kp √Kp 1 प्लस में √Kp। यहाँ पे जो Kp आएगा वो इसके पास आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके पास आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है कि यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड है मेरे पास, यहाँ पे देखो एक होता है डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम मेरे पास ये गिवन है। तो पूछ रहे हैं यहाँ बनेगा कोलॉइड बनेगा, तो कोलॉइड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। तो गिवन क्या क्या मेरे पास यहाँ पे, सॉलिड इन लिक्विड, ये अपना पहला गिवन है। दूसरा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। तीसरा यहां पे अपना लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। देखो जब हम डालते हैं सॉलिड को लिक्विड में क्या बनता है, ये सोल। जब हम डालते हैं लिक्विड को गैस में क्या बनता है, एरोसोल। और जब हम डालते हैं लिक्विड को लिक्विड में क्या बनता है, इमल्जन। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सोल एरोसोल इमल्जन, सोल एरोसोल इमल्जन। यहाँ पे अपना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2012 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस केस में जो गिब्स एनर्जी है फॉर द एडजॉर्प्शन उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो क्या सोल्व करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा, ये होती है अपनी इक्वेशन। हमें पता है कि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन है वो होता है एक्सोथर्मिक। कैसा होता है वो, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब डेल्टा एच है वो क्या होगी, नेगेटिव।
डेल्टा एच अपनी नेगेटिव होगी, और डेल्टा एच जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, वो भी नेगेटिव होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे आपस में तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी भी नेगेटिव, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी माइनस नेगेटिव, क्या बन जाएगा ये, नेगेटिव डेल्टा एच प्लस में टी डेल्टा एस, जो बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर जो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव सेम है कांस्टेंट अपना, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर, इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू थी वो अपनी कम नेगेटिव बन जाएगी, वो अपनी कम नेगेटिव बन जाएगी। कम नेगेटिव मतलब कि मोर पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी, वो लेस नेगेटिव बन जाएगी, किसकी, डेल्टा जी, या फिर और मोर पॉजिटिव बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, लेस नेगेटिव या फिर मोर पॉजिटिव। तो अब देख लो बिकम्स मोर पॉजिटिव, हाँ मोर पॉजिटिव बन जाएगी, लेकिन लिख रहा है फ्रॉम ए पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी मोर नेगेटिव इनकरेक्ट हो गया, मोर पॉजिटिव फ्रॉम ए नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी वैसे नेगेटिव लिख रखा है तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2012 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है कि जब मेरे पास डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा, उसको मैं डालूंगा किसमें, स्लाइटली एक्सेस ऑफ सोडियम आयोडाइड, सोडियम NaI। ठीक है, तो ए सॉल्यूशन ऑफ AgI इज फॉर्म्ड, AgI इज फॉर्म्ड प्लस में NaNO3। तो कह रहा है जो AgI बना है ये किसको एडजॉर्ब करेगा। ऑप्शन है मेरे पास I माइनस NO3 माइनस Na प्लस Ag प्लस। देखो Ag प्लस AgI है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव टाइप का सोल्व, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये नेगेटिव को एडजॉर्ब करता है, यहाँ पे I माइनस है, इसको ये एडजॉर्ब करेगा अपने सरफेस के ऊपर, I माइनस को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2012 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, कि पूछ रहा है कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम उस पर डालेंगे क्या, अपना सरफेक्टेंट, मतलब कि यानी हम यहाँ पे अपना सरफेक्टेंट डालेंगे तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसका यहाँ पे ग्राफ गिवन है। देखो क्या होता है यहाँ पर कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय अंडर रूट सी डिवाइड बाय सी इनटू में 1000। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती है, अपनी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, या फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में ए अंडर रूट सी। ये होता है यहाँ पर अपनी मोलर कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब यहाँ CMC पे कंसंट्रेशन पहुंच जाती है फॉर ए सरफेक्टेंट, फॉर ए सरफेक्टेंट CMC क्या होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन अबाउ विच माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, दैट इज CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो जब CMC पे अपनी कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, मतलब कि मॉलिक्यूल आपस में पास जाएंगे, एक एग्रीगेशन होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कंडक्टिविटी फर्दर डिक्रीज होगी, अपनी रैपिडली डिक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, लेकिन एट CMC यहाँ पे कंडक्टिविटी फर्दर डिक्रीज हो। तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये फॉर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस तरीके से डिक्रीज नहीं होगी, यहाँ होगी अपनी इस तरीके से, अपने स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रही है, फिर आफ्टर CMC यहाँ पे क्या होगा, रैपिड डिक्रीज मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2012 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जब कह रहा है
कि मेरा एडजॉर्प्शन होगा एक गैस का ऑन ए सॉलिड सरफेस जो फॉलो कर रहा है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसकी के की वैल्यू क्या है 0.9 किलो पास्कल। ठीक है, अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ठीक है, वही अपना प्रेशर हमसे पूछा गया है और कह रहा है कि जो सॉलिड की कवरेज है x बाय एम दैट इज इक्वल टू 0.95। कैसे निकालेंगे? यूजिंग लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू kp 1 प्लस में kp 1 प्लस में kp या फिर kp इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस में थीटा। तो kp थीटा क्या अपना 0.95 1 माइनस में 0.95 क्या बनेगा ये 95 डिवाइड बाय 5 क्या बन जाएगा ये 19। तो kp इज इक्वल टू 19। तो देखो kp इज इक्वल टू 19 हमें चाहिए p, तो p क्या होगा 19 बाय k। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k की वैल्यू है मेरे पास 0.9 किलो पास्कल 0.9 किलो पास्कल और मुझे p किस में चाहिए पास्कल इनवर्स 0.9 किलो पास्कल इनवर्स। मुझे p चाहिए, p भी चाहिए किलो पास्कल में ही, तो हम यहाँ पर यूनिट को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा p इज इक्वल टू 19 बाय 0.9। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 19 बाय 0.9। अपना आंसर आएगा 21.11 किलो पास्कल। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना जून 2012 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है कि जब एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, जब सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, एग्रीगेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या बनता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? बताया मैंने अभी कि आफ्टर सीएमसी जो सरफेक्टेंट है एक दूसरे के क्लोज आते हैं, वहां पे एग्रीगेशन होता है और हमें वहां पर माइसेल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। मिसेल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। कैसे? ये डाइट है मेरे पास कोई, तो यहां से जो माइसेल सरफेक्टेंट है उसका यहाँ पे टेल मतलब नॉन पोलर पार्ट यहाँ पे क्या होगा अटैच होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अपना हेड पोलर पार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच होता है। ये होती है अपनी माइसेल फॉर्मेशन। आंसर क्या आएगा यहाँ पर अपना माइसेल। ऑप्शन यहाँ पे ए क्या होगा करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2013 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जब अपनी गैस एडजॉर्ब होगी किसी सॉलिड सरफेस पर, तो वहां पर डिफरेंट प्रेशर पर मुझे डिफरेंट एडजॉर्प्शन देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब यहाँ प्रेशर पर डिपेंड करता है अपना एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जब मेरे पास प्रेशर क्या होगा 1 2 3 4 5 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा वॉल्यूम का कितना होगा? यहाँ पर 10 किसमें ml में 11 11.2 14.5 यहाँ पर अपना 22.5। तो जब हम इस डाटा को प्लॉट करेंगे तो कह रहा है ये डाटा कौन से टाइप के एडजॉर्प्शन आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर अपना वॉल्यूम बनाऊं, वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे प्रेशर बनाऊं, तो प्रेशर 1 2 3 4 5 यहाँ अपना 10 12 14 16 18 20 ये अपना 22। तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। 1 पे अपनी कितनी है 10, 2 पे अपनी 11, ठीक है 11 यहाँ पे लगा लो, और
3 पे अपनी 11.2 कांस्टेंट आएगी, और 4 पे अपनी 14.5 यहाँ पर आ गई, और यहाँ पे 5th पे अपनी यहाँ पर हो जाएगी 22.5 पर। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये प्लॉट है, कौन करता है रिप्रेजेंट, कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोटोप रिप्रेजेंट करता है, अपना बेड एडजॉर्प्शन आइसोटोप। यहाँ पर अपना बेड एडजॉर्प्शन आइसोटोप इस प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो गिब्स है ये बताता है अपना कि जब कोई सरफेक्ट मतलब कि कोई सॉलिड पार्टिकल है या फिर लिक्विड पर जब एडजॉर्ब होता है तो वहां पर गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोटोप हमें रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंडलिच x इज इक्वल टू एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n, जो होता है कुछ इस तरीके से, जो होता है कुछ इस तरीके से, जो होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, लैंग्वेज में मेरा कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलता है। ये होता है अपना बेट, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2013 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है कि जब हम माइकल फैराडे था, उसने क्या किया, उसने एक कोलोइडल सस्पेंशन ऑफ गोल्ड पार्टिकल का कलर देखा। तो यहाँ पे कलर क्यों आता है, यहाँ पे कलर है क्यों आता है। जो माइकल फैराडे था ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसने देखा कि गोल्ड नैनो पार्टिकल है, इसका कलर आता है। तो वहाँ पे कलर क्यों आता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो गोल्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द सोलवेंट, नैनो पार्टिकल है। दूसरा, बैंड गैप ऑफ सॉलिड गोल्ड चेंज विद साइज ऑफ नैनो पार्टिकल। तीसरा, गोल्ड इन नैनो क्रिस्टलाइन फॉर्म अंडरगो ट्रांसम्यूटेशन टू अदर एलिमेंट, मतलब कि किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा, कोलोइडल सस्पेंशन डायफ्रैक्ट लाइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम एक बड़े साइज से ज्यादा छोटे साइज की तरफ, मतलब कि साइज हम डिक्रीज करते हैं टू नैनो पार्टिकल तक, मतलब कि हम नैनो साइज में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज कम होगा तो एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे बढ़ जाता है, एनर्जी बैंड गैप बढ़ जाता है। बढ़ने क्या होता है यहाँ पर, एनर्जी गैप बढ़ने से यहाँ पे क्या होता है कि एच न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो यहाँ पे हमें कलर देखने को मिलता, इसलिए यहाँ पे कलर देखने को मिलता है। तो रीजन क्या आएगा अपना, बैंड गैप ऑफ, एक सेकेंड, बैंड गैप ऑफ गोल्ड चेंज विद द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना 2013 दिसंबर से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वाटर में वो यहाँ पे किसका होगा। देखो डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब है जो जितनी तेजी से मूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ट्राइबोज, ये सब क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, एक मोनोसैकेराइड है। लेकिन सुक्रोज है यहाँ पर एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। और जब इसको डालते हैं वाटर में तो ये इसकी होती है हाइड्रोलिसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ मुझे दो तरह के आयन देखने को मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दो तरह के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। इसलिए जो यहाँ पे इनकी मूवमेंट है वो कम होती है, सुक्रोज की मूवमेंट कम होती है, इसलिए जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो सुक्रोज का कम होगा। सबसे कम किसका होगा, डी, सुक्रोज का। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2013 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फॉर ए नॉन डिसोसिएटिव, मतलब कि अपनी गैस है वो नॉन डिसोसिएटिव है, फॉलो कर रही है अपने लैंगमर टाइप के एडजॉर्प्शन को। तो यहाँ पे देखो सरफेस पे जो हो रहा है एडजॉर्प्शन थीटा कितना गिवन है, 0.6, 0.6 कितने प्रेशर पर, प्रेशर इज इक्वल टू 30 बार। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लैंगमर आइसोटोप कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। ऐसे निकालेंगे Kp इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 6/4। P क्या होगा यहाँ पे, K विल बी इक्वल टू 1/P, 6/4, P क्या अपना 30, तो क्या बनेगा ये 1/20, क्या बनेगा ये 0.05, सॉरी
0.5। यहाँ पे अपना जो के होगा वो होगा अपना पास्कल बार इनवर्स, और अपनी यूनिट यहाँ पे बार इनवर्स में पूछा है तो आंसर क्या आएगा 0.05। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2014 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जब अपनी हाइड्रोजन गैस है एडजॉर्ब हो रही है तो कुछ इस तरीके से वो एडजॉर्ब हो रही है सॉलिड सरफेस पर। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड यानी थीटा है वो प्रेशर के किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब अपना प्रेशर स्मॉल होगा, अपना लो प्रेशर होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो थीटा इज इक्वल टू केपी 1 प्लस केपी। तो बात कर रहा है एट लो प्रेशर, स्मॉल प्रेशर पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि केपी विल बी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल प्रेशर है। तो इसका मतलब केपी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं इन डिनोमिनेटर। तो क्या बनेगा, थीटा विल बी इक्वल टू केपी, थीटा विल बी इक्वल टू केपी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो गैस गिवन है वो हाइड्रोजन गैस है H2। कह रहा है कि यहाँ पर वो डिसोशिएट होगी। पहले H2 थी, अब वो HH में डिसोशिएट हो गई है, यानी कि H2 से वो 2H में चली गई है। और हमें पता है फॉर ए डिसोसिएटिव गैस जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोटोप है वो होता है अंडर रूट केपी। इसका मतलब क्या बनेगा, ये थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट केपी। इसका मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/2। ये होगा अपना करेक्ट आंसर। थीटा है वो पी की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर सी करेक्ट आएगा। यहाँ पर आंसर सी करेक्ट आएगा। अगर तुम ये ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पर अपना आंसर ए आ जाता, जो अपना इनकरेक्ट होता। ठीक है, ये था अपना दिसंबर 2014 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ये जून 2015 में आ रखा है, मतलब 14 में और 15 में सेम क्वेश्चन आ गया। वहां पे पी मेंशन था, यहाँ पे H2 मेंशन है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, H2 की पावर। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिना देखे बता सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। प्रेशर इसने स्लो बता रखा है, प्रेशर अपना एट लो प्रेशर, यहाँ पर अपना प्रेशर लो है। ठीक है, तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अपने पास ए बी सी 3 तरह की यहाँ पे गैस है। ठीक है, और उनका जो ग्राफ बनाते हैं 1/थीटा वर्सेस 1/पी इन लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोटोप, उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो ए बी सी जो गैस है उनका यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एडजॉर्प्शन का, मतलब कौन जल्दी एडजॉर्ब होगा कौन लेट एडजॉर्ब होगा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू केपी 1 प्लस केपी। ग्राफ अपना किस किस के बीच है, ग्राफ है मेरा 1/थीटा 1/पी के बीच में। तो क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 1/थीटा 1 प्लस में केपी डिवाइड बाई केपी। क्या बनेगा ये 1/थीटा इज इक्वल टू 1/केपी प्लस में 1। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो है 1, स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है मेरी 1/k। अब 1/k की वैल्यू ज्यादा, मतलब स्लोप की वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब है स्लोप अगर ज्यादा इसका मतलब थीटा कम, स्लोप ज्यादा थीटा कम, स्लोप ज्यादा। देखो वैसे थीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, अब 1/थीटा इसका मतलब 1/k, लेकिन 1/k ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब थीटा अपना कम, 1/k ज्यादा थीटा कम, यानी स्लोप की वैल्यू ज्यादा, तो एडजॉर्प्शन वहां पे कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, सबसे ज्यादा स्लोप मेरी है ए की, जिसकी है हाईएस्ट स्लोप, हाईएस्ट स्लोप। इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है ए का सबसे कम होगा, फिर अपना बी का, फिर सी का जो एडजॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा, सी का जो एडजॉर्प्शन है सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ए बी सी, ए का सबसे कम बी फिर सी, यानी ऑप्शन यहाँ पे अपना डी करेक्ट होगा। यहाँ यानी अपना यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो ए की स्लोप ज्यादा है इसका मतलब उसमें एडजॉर्प्शन है वो सबसे कम है, तो ए सबसे कम सी सबसे ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना जून 2016 से।
क्वेश्चन था अपना जून 2016 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जब मेरे पास देखो 1 इंटू में 10⁻⁻5 ग्राम ऑफ फैटी एसिड, मेरे पास एसिड है, मेरे पास यहां पर फैटी एसिड है जिसका मास गिवन है कितना 10⁻⁻5 ग्राम, और यहाँ पे इसका मोलर मास भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 602.3 ग्राम पर। ठीक है, इसको हमने एक वाटर सरफेस के ऊपर प्लेस किया, सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे हुआ एडजॉर्प्शन। तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल इस पे एडजॉर्ब होंगे तो एरिया कवर होगा, यहाँ पे एरिया कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो टोटल सरफेस एरिया है किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि सरफेस का कितना एरिया कवर होगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल के जाएगा जितना अपना कवर होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या होगा, इन एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, ये अपना स्क्वायर ऊपर आएगा, इन एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे जो यूनिट होनी चाहिए वो एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एसिड के एक मॉलिक्यूल का एरिया कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ मेरे पास गिवन है कि जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो मोनोलेयर बन रही है इसका जो एरिया कवर है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है यहाँ पर 10⁻⁻5 ग्राम, मोलर मास कितना है 602.3 ग्राम पर। हमें पता है कि एक मोल में होता है एवोगैड्रो नंबर, तो इतने नंबर, ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n मल्टीप्लाई में n, n क्या है पे अपना 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 602.3 इनटू में 6.023 इनटू में 10⁻23 मोल इनवर्स। ये मोल इनवर्स, ये अपना ग्राम, मोल इनवर्स ये अपना ग्राम, तो इसका मतलब ये होगा यूनिटलेस। तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, ये बनेगा अपना 100, कितना बन जाएगा ये 10⁻⁻5 इनटू में 10⁻21 दैट इज इक्वल टू 10⁻16 मॉलिक्यूल। ये आ गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मुझे निकालना है यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 10⁻6, दैट इज इक्वल टू 10⁻6। किसमें आएगा आंसर, देखो 10⁻16 कितना बनेगा 10⁻⁻14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे आंसर चाहिए एंगस्ट्रॉम में, मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं करूँ इसको कन्वर्ट किस में, अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻8 एंगस्ट्रॉम। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा 10⁻14 इनटू में 10⁻16 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 100 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। अपना आंसर कितना आएगा 100, अपना आंसर यहाँ पे 100 करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना आंसर 100 करेक्ट होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2016 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या कह रहा है कि देखो जो प्रॉपर्टीज है नैनो पार्टिकल की वो चेंज हो जाती है बल्क से नैनो पार्टिकल पर जाने पर। तो ऐसा क्यों होता है? देखो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है बल्क से नैनो पार्टिकल जाने पर, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन गिवन है मेरे पास, देखो स्मॉल बैंड गैप ऑफ नैनो पार्टिकल कंपेयर टू बल्क। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि देखो बैंड गैप चेंज होता है लेकिन बैंड गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, साइज कम बैंड गैप ज्यादा, इसका मतलब यहाँ बैंड गैप बढ़ता है ना कि कम होता है। इसका मतलब अपना ऑप्शन ए इनकरेक्ट। हायर हेट्रोजेनिटी ऑफ द नैनो पार्टिकल सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखो लार्जर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मतलब कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये अपना बढ़ता है, कम वॉल्यूम में मेरे पास ज्यादा सरफेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां पे हमें प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलता है बल्क से नैनो पार्टिकल की तरफ जाने पर। इसका मतलब यहाँ पे अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और डी है वो इसका उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे स्मॉलर रेशो बता रहा है किसका? सरफेस एरिया का वॉल्यूम का, जो बात बेहद ही इनकरेक्ट है। इसका मतलब अपना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था मेरा दिसंबर 2016 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है जब एक रिवर है कंटेनिंग कोलोइडल पार्टिकल लाइक अपनी सोइल, ठीक है, क्ले मिट्टी, तो वहां पर जब मिलती है नदियों से, नदी मिलता है समुद्र से, तो वहां पे क्या होता है? हमें एक डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें वहां पे कोएगुलेशन देखने को मिलती है, या फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे हमें सिल्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि जमाव देखने को मिलता है एक कुछ इस तरीके से। तो कह रहा है ये क्यों होता है? क्यों होता है? देखो यहाँ पे क्ले है जो है एक कोलोइडल पार्टिकल, यानी कि इस पे कोई ना कोई चार्ज होगा। अब जब समुद्र में जाते हैं मिलते हैं, तो जो अपना सी वाटर है वो होता है उसके पास क्या? आयंस, सोल्टी वाटर होता है। इसका मतलब इस पे चार्ज होता है, तो चार्ज आपस में कंबाइन होंगे तो मुझे यहाँ पे कोएगुलेशन देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे कोएगुलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और कोएगुलेशन कब होता है? वहां पे फ्लक्चुएशन, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होने के बाद वहां पे मुझे कोएगुलेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे अपना बी करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोएगुलेशन एंड यहाँ पे फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इंटेंस पर्पल कलर ऑफ प्लाज्मोन बैंड ये क्यों होता है? क्यों होता है? देखो जो गोल्ड नैनो पार्टिकल है, बताया था ना अभी कि जो फैराडे था उसने कलर ऑब्जर्व किया था, कलर ऑब्जर्व क्यों हो रहा था? एनर्जी बैंड गैप था वो चेंज हो रहा था। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नैनो पार्टिकल में हम जा रहे हैं, बल्क से हम जा रहे हैं नैनो में, इसलिए यहाँ पे बैंड गैप चेंज होता है। और यहाँ पे साइज होता है वो होता है 5 नैनोमीटर के आसपास, 5 से लेके 8 नैनोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे अपना आंसर सी करेक्ट होगा, गोल्ड पार्टिकल ऑफ 5 नैनोमीटर डायमीटर। और यहाँ पे डिफरेंट साइज पर डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलता। ये था क्वेश्चन अपना जून 2017 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जो क्वेश्चन आपने पहले किया सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है इसमें कि हाँ मेरे पास जब अपने पास O2 गैस है चारकोल पर एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है, O2 गैस अपनी एडजॉर्ब हो रही है और यहाँ प्रेशर है मेरे पास कितना? 25 टोर। कह रहा है कि यहाँ पे थीटा है वो सिर्फ 10% ही है, इसका मतलब वो 10% ही एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन टू डिजॉर्प्शन, यानी कि के की वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन टू द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, के की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। कैसे निकालेंगे? के पी इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा। के पी थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे 10% का मतलब है 10/100, दैट इज इक्वल टू 0.1 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 1/9। तो P इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू 1/9 इंटू में P क्या अपना P है अपना टोर में, और आंसर पे में से टोर इनवर्स में ही पूछा है, तो मतलब हम यूनिट को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। क्या बनेगा ये 1/9 इंटू में 25 दैट इज इक्वल टू 225।
सोल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1/225 0.004 0.004। यहाँ पर अपना आंसर बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना आंसर बी करेक्ट होगा। मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन, देखो कि यहाँ पर जो अबाउ क्रिटिकल माइसिल कंसेंट्रेशन है, अबाउ सीएमसी, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेम क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। देखो बताया था मैंने सीएमसी डिक्रीज होती है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ अपनी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन आफ्टर सीएमसी मेरे पास एक रैपिड डिक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, ये अपनी इनकरेक्ट बात है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज शार्पली बट द सॉल्यूशन रिमेंस कोएडल, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे माइसेल बनती है, लेकिन जो माइसेल का साइज होता है वो भी आता है किसमें, कोएडल रेंज में, इसी रेंज में आता है। इसका मतलब सॉल्यूशन अपना अभी भी कोएडल फॉर्म में ही है, इसका मतलब अपना ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन कह रहा है कि जो एंड डिसोसिएशन इनटू मोनोमर आल्सो ऑक्यूर, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज बता रहे हैं, अपना ऑप्शन डी वैसे ही इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना जून 2019 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, मेरे पास यहाँ पर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी मुझे गिवन है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है अपने लिक्विड की डेंसिटी, और हाइट है मेरे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये उसकी हाइट। और हमने यहाँ पर एक रखे कैपिलरी, मतलब मेरे पास एक बीकर था, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन था, उसके अंदर मैंने एक कैपिलरी प्लेस कर दी। कैपिलरी में क्या करेगा, अपना लिक्विड राइज करेगा, लिक्विड राइज करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, एंगल थीटा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस गिवन है इस कैपिलरी की कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.2 नैनो मिलीमीटर। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन कितनी होगी, सरफेस टेंशन कितनी होगी, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला अपना होता है कि गामा इज इक्वल टू दैट इज सरफेस टेंशन 2h h रो जी आर बाय 2 cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो इसकी वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, क्या बनेगा ये h रो जी आर बाय 2, वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, h की वैल्यू 5 और यहाँ पे रो की वैल्यू 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे अपने g की वैल्यू हमें पता ही है, दैट इज इक्वल टू 9.8। अब देखो यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो h है किसमें, रो है अपना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम सबको SI में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर पूछा गया है न्यूटन पर मीटर में, दैट इज SI यूनिट, तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर यहाँ पे अभी रहने दो, सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर -3। ठीक है, h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अपना क्या बनेगा, r की वैल्यू 0.2 10⁻³ मिलीमीटर, सॉरी माइनस मीटर, और यहाँ पे जब हम करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, कितना बनेगा ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और यहाँ पे अपना माइनस मीटर क्यूब, तो यहाँ कितना आएगा अपना h, मैंने अपनी डेंसिटी पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.1 डेंसिटी हो गई। यहाँ पे अपनी उसके बाद h की वैल्यू कितनी है अपनी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 इंटू में 10⁻² मीटर, उसके बाद अपनी g की वैल्यू और उसके बाद अपनी r की वैल्यू डिवाइड बाय 2, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से अपना आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर में। आंसर क्या बनेगा यहाँ से 1.1
इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू 5.5, 5.5 इंटू में 9.8 इंटू में 0.1, 2 से अपन ने 0.1 कर दिया, ठीक है, इंटू में -3 -2 -5 -5 और -6 -5 सॉरी यहाँ पे अपना हाँ -3 ये +6 आएगा, +6 क्योंकि देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सॉरी 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर, तो वहां पे 1 मीटर इन्वर्स करूंगा तो क्या बनेगा ये 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी इक्वल टू 100 मीटर इनवर्स, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर -3 दैट विल इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। जब अपना 6 आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर -3 -5 -3 -5 -3 -5 हो गया, -5 और यहाँ पे -3 -8 क्या बनेगा -2। सोल्व कर लेते हैं और यहाँ पे अपना आंसर देख लेते हैं। 5.5 इंटू में 9.8 इंटू में 0.1 डिवाइड बाई 100 0.05 0.05। यहाँ पर अपना आंसर ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना आंसर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें जो मेन चीज थी वो थी यूनिट का ध्यान रखना, वो थी यूनिट का ध्यान रखना। सबको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें एसआई यूनिट में, ताकि अपना आंसर भी किसमें आए एसआई में आए, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक यूनिमोलर रिएक्शन है, मतलब कि मेरे पास एक गैस है जो सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है एएस की तरह, ठीक है। तो एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। देखो थीटा इज इक्वल टू केपी 1 + केपी, अगर यहाँ प्रेशर कम होगा तो 1 बाई जो केपी है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल टू केपी। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1, ऑर्डर क्या होगा अपना 1 एट लो प्रेशर। हाई प्रेशर की बात करूंगा तो केपी क्या होगा 1 से बेहद ही ज्यादा होगा, इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल टू केपी डिवाइड बाई केपी दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे पी है बी की पावर 0, इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा एट हाई प्रेशर। तो लो पे फर्स्ट ऑर्डर और हाई पे अपना 0 ऑर्डर, तो 1 और 0 क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आंसर अपना बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2019 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी रिगार्डिंग द कैमिज ऑप्शन। तो कैमिज ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहले क्या कह रहा है, कैमिज ऑप्शन है वो बनाता है मल्टी लेयर, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। फिजिक्स ऑप्शन में होता है मल्टी लेयर, और हमें अपना जो कैमिज ऑप्शन है इसमें होता है अपना मोनोलेयर, क्योंकि ये वेरी सिलेक्टिव होता है। इसका मतलब अपनी स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट। केमिज ऑप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ बनते हैं केमिकल बॉन्ड बनने का नहीं होते इरिवर्सिबल, तो इसका मतलब बी अपनी इनकरेक्ट है। जबकि फिजिक्स ऑप्शन क्या होती है रिवर्सिबल इन नेचर। सी केमिज ऑप्शन हैज लोअर स्पेसिफिसिटी देन फिजिक्स ऑप्शन, ये बात भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो केमिज ऑप्शन होता है ये बेहद ही स्पेसिफिक होता है। सॉलिड सरफेस और जो अपना एडजॉर्बेंट है उसके बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पर अपना जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए, मतलब कि ये स्पेसिफिक तरह की रिएक्शन ही दिखाता है, तो मतलब ये इनकरेक्ट है। डी क्या कह रहा है, केमिज ऑप्शन ऑक्योर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये बात बेहद ही सही है। इसका मतलब ये बात सी करेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। अब चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे एक गैस है जो फॉलो करिए लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोटोप को, ठीक है।
तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है अपनी 0.5, प्रेशर है वो अपना 1 पास्कल। ठीक है, ये अपनी कंडीशन 1 है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर जब मेरा प्रेशर 3 पास्कल होगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे, देखो यहां से निकालूंगा के निकालने बाद यूजिंग लैंगमर एडजस्टमेंट एल्गोरिथम मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू केपी इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा। तो के क्या आएगा यहाँ पे, थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई पी। थीटा क्या है यहाँ पर 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5, 1 बाई पी क्या है अपना 1, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे के की वैल्यू कितना है 1 पास्कल इनवर्स। तो यहाँ पे जो थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू के पी 1 प्लस में के पी। ये कितना है अपना 1 पास्कल इनवर्स, पी के अपना 3 पास्कल, इसका मतलब यूनिटलेस। तो 1 प्लस में 3 कितना बनेगा ये 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। यहाँ पर अपना आंसर 0.75 आएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे अपना बी करेक्ट होगा 0.75। क्वेश्चन था अपना नवंबर 2020 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सरफेस टेंशन है ऑफ ए डाइल्यूट सोप सॉल्यूशन, मतलब कि अपना एक सोप का सॉल्यूशन है उसमें सरफेस टेंशन है वो कम होती है कंपेरिजन टू प्योर वाटर, तो क्यों होती है। देखो आपने पढ़ा होगा गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डी गामा माइनस में डी यू पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अगर सरफेस टेंशन कम होती है तो जो मॉलिक्यूल है वो अक्यूमुलेट होते हैं सरफेस के ऊपर, तो वहां पे सरफेस टेंशन कम होती है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ रही है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल है एक्यूमुलेट होंगे ऑन द बल्क, इन द बल्क। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा कि सोप मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट मोर एट द सरफेस देन इन द बल्क सॉल्यूशन, और ये ऑप्शन यहाँ पे अपना ए करेक्ट होगा। अपने सरफेस पे है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कम होगी, बल्क में है तो बल्क में यहाँ पे सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। ठीक है, इन केस ऑफ सोप सॉल्यूशन। दूसरा कह रहा है सोप मॉलिक्यूल अक्यूमुलेट मोर इन द बल्क, ये बात बेहद ही इनकरेक्ट है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सरफेस टेंशन बढ़ जाती। सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट यूनिफॉर्मली इन द बल्क एंड द सरफेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सरफेस पे ज्यादा होगा बल्क में कम होगा, तभी सरफेस टेंशन यहाँ पे कम होगी। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसलर स्ट्रक्चर एट लो कंसेंट्रेशन, ये बात भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सीएमसी होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ में माइसल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन था अपना नवंबर 2020 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस है वो एडजॉर्ब होती है और बनाती है एक मोनोलेयर, जिसके यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर दैट इज इक्वल टू 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितनी है 16.2 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। हमने देखा था अभी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें एरिया गिवन है, मुझे ये निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कैसे निकालूंगा वो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कैसे निकालूंगा। हमें पता है कि 22.4 लीटर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 लीटर कंटेन Na बाय 22.4 लीटर फॉर मॉलिक्यूल 1 लीटर। और यहाँ पे अगर बात करूं वी मोनो वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर कंटेन Na डिवाइड बाय 22.4 इंटू में वी मोनो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वी मोनो इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी मोनो मेरे पास गिवन है, वी मोनो मेरे पास गिवन है,
दैट इज इक्वल टू that is equal to देखो 16.2 एंगस्ट्रॉम Na डिवाइड बाय 22.4 इनटू में कितना यहाँ पर ये 22.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये अपना डेसीमीटर क्यूब में है। तो देखो ये अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो TSA टोटल सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल सॉरी एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 16.2 एंगस्ट्रॉम। 16.2 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। देख लेते हैं यहाँ पे एरिया हमें किस यूनिट में निकालना है। एरिया मुझे निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स। इसका मतलब जो एंगस्ट्रॉम है इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितना बनेगा ये 16.2 इनटू में 10⁻⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 6.023 इनटू में 10⁻23 इनटू में 22.4 सेंटीमीटर क्यूब मुझे चाहिए, तो सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। यहां पर देखो तो डेसीमीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करूंगा इसमें सेंटीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना बनेगा ये 22.4 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 22.4 से 22.4 कैंसिल, क्या बच जाएगा ये 16.2 इनटू में 6.023 इनटू में 10 टू पावर देखो 3 मतलब कितना बनेगा 10 टू पावर 20 माइनस में 16 दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4। सोल्व कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कितना बनता है। यहाँ पे आंसर कितना बनता है 16.2 मल्टीप्लाई में 6.023 दैट इज इक्वल टू 97.57। 10 टू पावर 4 इतना क्या बनेगा 9.7 इंटू में 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स। ये होगा अपना फाइनल आंसर 9.7 इंटू में 10 टू पावर 5 9.7, यानी अपना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 9.8 इंटू में 10 टू पावर 5। इसको जब करेंगे अपन राउंड ऑफ तो ये 9.8 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर कितना होगा 9.8 इंटू में 10 टू पावर 5 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, जो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस। क्वेश्चन था मेरा जून 2021 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जब मेरा 0.25 ग्राम मिलीग्राम ऑफ एडजॉर्ब होता है ऑन सम एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो कितने प्रेशर पर θ1 प्रेशर अपना कितना यहाँ पर 50 बार, और जब मेरा θ2 कितना हो सॉरी मास ऑफ एडजॉर्बेंट दैट इज इक्वल x मेरा कितना हो 0.2 मिलीग्राम एट प्रेशर 20 बार। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ सरफेस कवरेज एज 50 बार, मतलब कि इस कंडीशन पर जो थीटा की वैल्यू है इन परसेंटेज कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखो x बाई एम दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू kp 1 प्लस में kp वैल्यू कितनी गिवन है x बाई एम, x वैल्यू कितनी है 0.25 मिलीग्राम डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू k, पीक वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पीक वैल्यू मेरे पास कितनी है इस कंडीशन में 50 k 1 प्लस में 50 k, इक्वेशन अपनी 1। और जब मेरा एडजॉर्बेंट कितना एडजॉर्ब हुआ होगा 0.20 ऑन m एडजॉर्बेंट 20 के प्रेशर अपना कितना है 20 1 प्लस में 20
अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, क्या बनेगा 0.25 डिवाइड बाय 0.20 इज इक्वल टू 50K, 1 प्लस में 50K इंटू में 1 प्लस में 20K, यहाँ पे कितना बनेगा अपना 20K। तो यहाँ सोल्व करने में क्या बनेगा देखो, K से K कैंसिल, कितना बनेगा ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से अपना कितना बनेगा 5 अपना 4, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 आएगा, 2 कितना बन जाएगा देखो ये यहाँ बनेगा मेरा 1 प्लस में 50K इज इक्वल टू 2 प्लस में 40K, यहाँ से मेरे पास K आएगा 10K इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू कितनी आएगी 0.1, यहाँ से मेरे पास K कितना आएगा 0.1। तो मुझसे पूछा गया है कि x बाय m की वैल्यू कितनी होगी परसेंटेज में एट 50 बार। तो K आ गया मेरे पास, तो m की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कैसे, कि किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 0.20 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 0.1, तो कितना बनेगा ये 2, 1 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 2/3, तो m विल बी इक्वल टू 0.60 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.3 मिलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो मास गिवन था x गिवन था वो था मिलीग्राम में। तो अब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है m की भी, x की भी और k की भी, p की भी, तो x बाय m मैं निकाल सकता हूँ। देखो x बाय m इज इक्वल टू कितना था ये 0.25 डिवाइड बाय 0.3, कितना बनेगा ये 5/6, चाहिए परसेंटेज में तो करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास 83.33%, ये मेरे पास 83% के परसेंटेज के आसपास, तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा 83, यहाँ पर अपना आंसर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था मेरा 2021 से, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि लिक्विड ए है, ठीक है, और वहां पे उसकी सरफेस टेंशन हाफ है, हाफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितनी है हाफ, एंड ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। देखो मेरे पास लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, जिसकी डेंसिटी इसकी सरफेस टेंशन मान ले गामा है, तो इसकी सरफेस टेंशन कितनी मिलेगी गामा बाय, इसकी डेंसिटी कितनी है रो, तो कितनी मिलेगी 2 रो, ये गिवन है। तो कॉन्टैक्ट एंगल ए और बी में दोनों में सेम है, मतलब थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है। तो पूछ रहा है कि ए राइज अगर 10 सेंटीमीटर करता है तो इसकी वैल्यू इसमें 10 गिवन है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें पता है फॉर्मूला गामा इज इक्वल टू h रो जी आर बाय 2 कोस थीटा। सिस्टम दोनों का सेम है, आर सेम है, इसका मतलब कैपिलरी दोनों में सेम ली गई है, इसका मतलब आर भी दोनों में सेम होगा, थीटा दोनों में सेम बताया, इसका मतलब कि गामा 1 फॉर लिक्विड 1 विल बी इक्वल टू h1 रो 1 h1 रो 1 g1 r1 बाय 2 cos थीटा। यहाँ पे देखो फॉर गामा 2 देखो g r और cos थीटा दोनों के लिए सेम मिलेगा, जिसका मतलब g r बाय 2 cos थीटा दोनों के लिए सेम मिलेगा। तो गामा 2 क्या बनेगा अपना h2 रो 2 g r 2 cos थीटा। इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 से, तो क्या बनेगा मेरे पास देखो यहाँ पर गामा 1 बाय गामा 2 विल बी इक्वल टू h1 रो 1 h2 रो 2। गामा 1 कितना अपना a के लिए अपना गामा बाय 2,
बी के लिए अपना गामा, ठीक है। इसके लिए एच कितना अपना 10, रो 1 कितना अपना 2 रो, यहाँ पे अपना H2 कितना है मुझे कैलकुलेट करना है, रो कितना अपना रो, तो रो से रो कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, क्या बनेगा H यहाँ पर, H विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, H विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, H विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपना आंसर C करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना आंसर C करेक्ट होगा, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। गामा बाई 2, यहाँ पे अपना लिक्विड बी के लिए हाँ सही, यहाँ पे अपना आंसर अपना 40 सेंटीमीटर ही होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2021 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना सितंबर 2022 से। मेरे पास एक प्लॉट गिवन है, मेरे पास एक प्लॉट गिवन है, प्लॉट मेरा एक इस साइड से बना रखा है और एक अपना प्लॉट मेरा कुछ इस तरीके से है। देखो प्लॉट मेरा कुछ इस तरीके से है, यहाँ अपना इस तरीके से है, यहाँ अपना कुछ इस तरीके से है, यहाँ अपना पॉइंट बी गिवन है, यहाँ अपना पॉइंट बी गिवन है, ठीक है। यहाँ प्रेशर है, वहाँ अमाउंट एडजॉर्ब है वाई एक्सिस पर। तो पूछ रहा है इन चारों में से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो ऑप्शन है ए बी सी डी, देखिए ऑप्शन है, स्टेटमेंट यहाँ पे एक भी करेक्ट होता है, स्टेटमेंट यहाँ पे मोर देन वन भी करेक्ट हो सकती है। तो पहला कह रहा है कि फिगर एक्स, यानी कि फिगर अपनी ये एक्स, मतलब ये अपनी एक्स है, ये अपनी वाई, तो एक्स रिप्रेजेंट एन आइसोथर्म ऑफ टाइप 2 और वाई सो बी रिप्रेजेंट x represent isotherm of type 2 and point B shows near complete coverage of the surface, near complete coverage of the surface। देखो टाइप 1 में क्या होता है कि यहाँ पर अपने मैक्रो पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं, मैक्रोपोरस पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं। टाइप 2 में जो माइक्रो पार्टिकल है वो एडजॉर्ब होते हैं, वो एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना लैंगमर बनते मोनोलेयर, क्या बनते हैं मोनोलेयर, यहाँ बनते हैं मल्टी लेयर। इसका मतलब टाइप 1 एक्स टाइप, ये क्या है मल्टी लेयर। ग्राफ जब ऐसा हो इसका मतलब यहाँ पे मल्टी लेयर बन रही है, ठीक है। यहाँ अपनी देखो पहले बनी है मोनोलेयर, उसके बाद बनी है मल्टी लेयर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर बन रही है। तो टाइप एक्स है, सॉरी एक्स है वो है टाइप 1, वाई है वो टाइप 2। एक्स है टाइप 1, वाई है टाइप 2, एक्स टाइप 3 नहीं है, अपना एक्स है टाइप 2 भी। इसका मतलब ए और डी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए, तो इसका मतलब जहां जहां ए और डी लिखे हैं वो तो अपनी इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे ही आ गया ऑप्शन सी, बाय यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और देख लेते हैं वैसे भी जो बी कह रहा है कि फिगर वाई रिप्रेजेंट एन आइसोथर्म ऑफ टाइप 2 एंड बी शोज नियर कंप्लीट कवरेज। जो बी है देखो बी पॉइंट पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया लगभग, इसका मतलब अब वहां पे जो एडजॉर्प्शन है डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर पर, इसका मतलब वहां पर कंप्लीट प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कंप्लीट एडजॉर्प्शन हो चुका है। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। सी कह रहा है कि यहाँ बी है सी में, इसके लिए बी क्या होगा, यहाँ पर भी कंप्लीट कवरेज हो चुका है। इसमें बी क्या था कि मोनोलेयर है उसका यहाँ पे कंप्लीट कवरेज हो चुका है। यहाँ पे इस पॉइंट पर जो मोनोलेयर है उसका कंप्लीट कवरेज हो चुका है, यहाँ पर एडजॉर्प्शन ही कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर भी मोनोलेयर का एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे अपनी ऑप्शन बी यानी स्टेटमेंट बी और सी क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना सितंबर 2022 से, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
क्वेश्चन अपना बेट आइसोथर्म से, क्वेश्चन अपना बेट आइसोथर्म से। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास कि जो अमोनिया आइडियल गैस है एडजॉर्ब हो रही है, तो अमोनिया का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के, अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसका यहाँ पर एरिया गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, 7 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, ठीक है। और यहां मुझसे पूछा गया है कि यहां पर सरफेस एरिया क्या होगा एडजॉर्प्शन का, सरफेस एरिया क्या होगा एडजॉर्प्शन, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 1 एरिया ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू में 1 मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है अपने अपना एरिया इनटू में Na डिवाइड बाय 22.4 इनटू में V मोनो इन लीटर, क्या बनेगा यहाँ पर Na डिवाइड बाय 22.4 इनटू में V मोनो। अब V मोनो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेन चीज यही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, यहाँ पर अपना 4.66 आएगा। 4.66 तो देखो जो बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसमें क्या ग्राफ बनता है मेरा, P बाय P माइनस में P नोट, सॉरी P नोट माइनस में P, यहाँ अपना V टोटल, जो टोटल वॉल्यूम एडजॉर्ब हुई है, इज इक्वल टू 1 बाय VMC, मोनोलेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर इनटू में C इज इक्वल टू K1 बाय KL, ठीक है, प्लस में C माइनस 1 VMC P बाय P। तो यहाँ पे जो ये है अपना ये पार्ट, ये अपनी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये अपनी स्लोप। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है 1 बाय VMC कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना गिवन है, इंटरसेप्ट है मेरे पास यहाँ पर 4.66 इनटू में 10 टू द पावर -4, 4.66 इनटू में 10 टू द पावर -4, यूनिट क्या इसकी सेंटीमीटर क्यूब माइनस सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। और C माइनस 1 VMC यानी कि स्लोप, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास 0.0761 सेंटीमीटर माइनस 3, 0.0761 सेंटीमीटर माइनस 3। तो अगर मैं यहां पर जो 1 बाय VMC है इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, कितना बनेगा C माइनस 1 इंटू में 4.66 इंटू में 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 0.0761। C कितना बनेगा यहाँ पर अपना 0.0761, यहाँ पर अपना 0.0000466 इनटू में सॉरी प्लस में, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास C की वैल्यू कितनी आती है 0.0761 डिवाइड बाय 0.000461 प्लस में 166.08, 166.08। तो मेरे पास यहाँ से C की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ से यूजिंग इंटरसेप्ट 1 बाय VMC दैट इज इक्वल टू 4.66 इंटू में 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो यहाँ से VM कितना होगा यहाँ पे अपना 1 बाय 4.66 इंटू में 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर माइनस 3। C कितना है अपना 166.8, 166.08। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी V की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 4.66 डिवाइड बाय
166.08 दैट इज इक्वल टू 12.92 12.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया क्या होगा अपना ए, टोटल सरफेस एरिया। ए कितना था अपना, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 7 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। 7 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। मुझे आंसर किसमें चाहिए, आंसर देख लेते हैं किसमें लेके आना है अपने को, आंसर लेके आना है मेरे को मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, -20 इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 6.023 इनटू में 10⁻23 22.4 लीटर यानी कि डेसीमीटर क्यूब इनटू में 12.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब को हम इक्वल लेके आएंगे। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखेंगे आप अपन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से अपना आंसर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। कितना आएगा अपना, यहाँ पे अपना आंसर देख लेते हैं एक बार। 7 मल्टीप्लाई में 12.92 डिवाइड बाय 22.4 इंटू में 6 दैट इज इक्वल टू 24.32 मीटर स्क्वायर। ये होगा अपने यहाँ से टोटल सरफेस एरिया 24.32 मीटर स्क्वायर। 24.32 यानी कि अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। 24.32 या 24.5 आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपना आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2023 से। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखो इन क्वेश्चन में मेन होता है, मेन चीज होती है स्लोप की और इंटरसेप्ट की। हमें पता होना चाहिए कि स्लोप है उसकी इक्वेशन क्या है और इंटरसेप्ट है उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना नेट दिसंबर 2023 से, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि माइसेल है वो बनती है अबाउ क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। दूसरा कह रहा है कि जो माइसेल बनती है अबाउ क्राफ्ट टेम्परेचर। दोनों ही बात सही है। सीएम से क्या होती है, मिनिमम कंसंट्रेशन अबाउ विच माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, और क्राफ्ट टेम्परेचर टेम्परेचर अबाउ विच माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस। इसका मतलब ए और बी दोनों ही सही है। तो बोथ ए एंड बी मानी फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पे कह रहा है कि मेरा जो CO और O2 गैस है फॉलो कर रही है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को और एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है, इफ O2 गेट डिसोशिएट, मतलब कि जो O2 है यहाँ पर डिसोशिएट हो जाता है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। हमें पता है कि जब भी डिसोशिएट होता है तो वहां क्या लिखते हैं अपन, Kp 1 प्लस में अंडर रूट Kp अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर लिखा जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो रेट यहाँ पे क्या होगा। देखो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखो हमें पता है जब O2 है O2 है वो डिसोशिएट हो रही है। इसका मतलब जो Kp है इसके ऊपर क्या आएगा, जो प्रेशर है O2 का उसकी पावर हाफ आएगी। तो देखो प्रेशर O2 की हाफ नहीं गिवन, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। यहाँ प्रेशर O2 की हाफ नहीं गिवन, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में ही गिवन है P की पावर O2 की हाफ। इसका मतलब अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैसे क्या होगा देखो यहाँ पर कि जो रेट है, रेट होगा के थीटा ऑफ CO थीटा ऑफ O2। तो क्या बनेगा यहाँ से के CO P CO के O2 P O2 की पावर हाफ। यहाँ अपना 1 प्लस में के CO P CO, यहाँ अपना के O2 की पावर हाफ P O2 की पावर हाफ। ये बनेगा अपना यहाँ पे रेट, ये बनेगा यहाँ पे अपना रेट, ये बनेगा अपना यहाँ पर रेट। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये होगा यहाँ पर रेट। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपना दिसंबर, सॉरी यहाँ पे अपना आएगा जून
जून 2024 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो NH3 है जो डिसोशिएट नहीं हो रही, वो अपनी एडजॉर्ब हो रही है टंगस्टन पर, लेकिन वहां पे जो हाइड्रोजन गैस है वो इसको इनहिबिट कर रहा है, उसको रोक रहा है एडजॉर्ब होने से। ठीक है, तो उस केस में यहां पर जो रेट कांस्टेंट या रेट होगा वो क्या होगा, रेट होगा किसका, NH3 का। जो NH3 का रेट होगा वो क्या होगा ऑफ एडजॉर्प्शन। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे NH3 तो एडजॉर्ब हो रही है, इसका मतलब K NH3 प्रेशर ऑफ NH3 1 प्लस में K P ऑफ NH3। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे H2 है, H2 उसको इनहिबिट कर रही है और H2 यहाँ पे डिसोशिएट नहीं हो रही है। इसका मतलब देखो यहाँ पर जो H2 बने क्या बनेगा, थीटा H2 K P H2 1 प्लस में K P H2। ठीक है, तो एक्चुअली जो रेट होगा, एक्चुअली में जो रेट होगा जब NH3 अपना एडजॉर्ब होगा सरफेस को, क्या बनेगा SNH3। तो यहाँ रेट किसके बराबर होगा, रेट होगा मेरा K इंटू में रेट, K इंटू में एडजॉर्प्शन ऑफ NH3। तो यहाँ पे थीटा NH3 एक्चुअली में लिखा क्या जाएगा, जब ये कब होगा, तब यहाँ पे नो इनहिबिटेशन, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, मतलब कोई क्वेंचिंग नहीं है। थीटा क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, क्या बनेगा K NH3 P NH3 1 प्लस में K NH3 P NH3। यहाँ पे इनहिबिट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, इसका मतलब K हाइड्रोजन P हाइड्रोजन। ये कब बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर जो है अपना हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू में K, यहाँ पे लिख दो K, रेट क्या बन जाएगा यहाँ पे, रेट विल बी इक्वल टू K। तो ये होगा अपना एक्चुअली में रेट, ये होगा अपना एक्चुअली में रेट K NH3 P NH3 1 प्लस में K NH3 P NH3 KH2 H2। यहाँ पे अपना ऑप्शन C करेक्ट होगा, यहाँ पे अपना ऑप्शन C करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो ये थे अपने सरफेस केमिस्ट्री के 2011 से लेके 2024 तक के नेट के PYQ। तो होपफुली जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।